Okay, I need to repeat that section again. Hold on for a few minutes. Okay, let me repeat those parts. So I was saying, after alphabets and digit readout, whenever we are getting a number kind of 9.5, 6.7, we cannot say it point. Okay? We need to read it as 9.5, 6.7. Whatever we have read in our school time, this is decimal, not a point. 8.9er, 6.5, 1.2, like that. And we can have 100 and 1000. उससे ज्यादा की काउंटिंग आरटी में प्रोहिबिटेड है. So if you are finding it 800, you can say 800. If it is 8000, you can say 8000. But if it is 8 and 4 times 0, you cannot say it 80,000, क्योंकि हमको 10,000 का definition बताया ही नहीं गया है. So it is always better to read a large number as a separate digit, 80000. ठीक है, या फिर 89000, like that. तो हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ देना है. Now we are going to see some more example where you'll get clarity how to read the numbers, how to read the paragraphs, and how to read and use the alphabet and digits in real life example. कहां पे हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग देखेंगे. So suppose while reading the flight level, now the very first question I am going to ask, if it is flight level 180, then what is the current altitude of aircraft? किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, किस अल्टीट्यूड पे? 180 का क्या मतलब है? Mm-hmm. 18,000. Very good. It is 18,000. If it is flight level 180, it is 18,000. If it is flight level 160, it is 16,000 feet. Okay. So this was just a basic calculation you might have seen in your college time. If it is flight level 240, means it is 24,000. ठीक है, कुछ नहीं करते हैं. Whatever you will get as a flight level, simply multiply it by 100. Whatever the altitude you will get, you are on that feet. Clear? So while reading flight level, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 180, लिखा हुआ है ना 180, 180 लिखा हुआ है. So how to read this? You can simply read flight level 180. ठीक है, 180 नहीं, simply flight level 180. Done? अगर आपको अपने एयरक्राफ्ट का हेडिंग बताना है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज हेडिंग. हेडिंग इज आवर एयरक्राफ्ट डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का डायरेक्शन. तो अगर आपको एयरक्राफ्ट का हेडिंग बताना है तो यू कैन से फ्लाइट हेडिंग 180. ठीक है, 180, 180 नहीं, हेडिंग 180. जब आपको विंड्स के स्पीड और विंड्स के डायरेक्शन बताने हैं, दैट टाइम यू कैन सिंपली यूज विंड्स 200 डिग्रीज. ठीक है, देखो 200 डिग्रीज एंड 25 नॉट्स. 25 नॉट्स, 25 नहीं. ठीक है, you can simply say 25 knots and 200 degrees. Having clarity over that, 200 degrees, 25 knots. अब आप बोल सकते हो कि सर आपने थोड़ी देर पहले 100 तो पढ़ाया था. Can I say 200? Yes, you can say 200. There is no any problem. But it is always good if you speak each and every number separately. 200. ठीक है. Now coming to the next example, winds 160. ठीक है, 18 knots, gusting 30 knots. winds के केस में, ठीक है, winds के केस में अगर हेडिंग या डायरेक्शन नहीं बोला गया है
बट अगर एक 3 डिजिट का रीडिंग आता है ना इन डिग्रीज, तो आपको अपने आप समझना पड़ता है कि डिग्रीज में सिर्फ डायरेक्शन को ही बोला जाता है। तो अगर हमारे पास कहीं से एक रीडबैक आया विंड्स, ठीक है, स्टार्ट होगा विंड्स, विंड्स 160 डिग्रीज, मतलब विंड्स का डायरेक्शन है 160 डिग्रीज। 18 नॉट्स, ये विंड्स का स्पीड है 18 नॉट्स। और गस्टिंग को अलग से स्पेसिफाई किया जाता है, गस्टिंग 30 नॉट्स। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी अपने कॉकपिट में जब डेटिस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब आपको डेटिस सुनाया जाता है या एटीसी अगर आपको बोला विंड्स, अगर उसके बाद 3 डिजिट और डिग्री का यूज करता है दैट इज अ डायरेक्शन। अगर कुछ भी बोल के नॉट्स का यूज करता है दैट इज अ स्पीड। एंड गस्टिंग अगर है तो उसको वो स्पेसिफाई करेगा गस्टिंग, या फिर वो बोलेगा विंड शियर। ठीक है, विंड शियर 30 नॉट्स। विंड शियर या गस्टिंग का मतलब होता है कि आपका एयरक्राफ्ट सपोज अगर ऐसा पार्कड है, ठीक है, तो आपको साइड वाइज विंड देखने को मिल रहा है, यानी हवा आपको ऐसा साइड से फील हो रहा है। सो दिस इज गस्टिंग। नाउ व्हेन यू रीड द ट्रांसपोंडर कोड्स या फिर स्क्वाक कोड्स, दैट टाइम यू विल रीड ईच एंड एवरी लेटर इंडिविजुअली। 2400 नहीं पढ़ेंगे इसको, 2400। ठीक है, ट्रांसपोंडर कोड्स को 2400। अब थाउजेंड्स एंड हंड्रेड का बेसिकली एंड मोस्टली यूज करते हैं हम लोग अल्टीमीटर की रीडिंग में। बाकी हर जगह वी ट्राई कि ईच एंड एवरी डिजिट शैल बी रीड इट एज सेपरेटली, लेकिन अल्टीमीटर के सेटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं थाउजेंड्स और हंड्रेड का। सो सपोज वी आर आस्किंग फॉर QNH फ्रॉम ATC, तो ATC बोलेगा QNH 1010। ठीक है, 1010, ऐसा नहीं कि 1010। क्यों? क्योंकि 10 तो बोलना हमें सिखाई नहीं गया है आरटी में, 10 तो बोलना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, सो वी विल से QNH 1010। नाउ if we are flying at 800 feet we can say 800 feet चलेगा। ठीक है, बट सपोज अनदर वन 3400, तो इसमें 34 तो हमको बोलना मना किया गया है। व्हाट वी कैन से 34। ठीक है, और व्हाट वी कैन से 3400, 1000 हम बोल सकते हैं ना, 3400, और वी कैन से 3400। ठीक है, अगला एग्जांपल वही सिखाता हूं। वी कैन यूज इट एज 34 and 100, like see it here, it is 12,000 but we cannot say 12. What we can say 1 2 and 1000। ठीक है, 18,000 9 100, यानी हम 1000 और 100 का यूज कर सकते हैं इन द अल्टीमीटर सेटिंग। अगर आपको इसके बोलने में थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है कि सर इतना तो याद भी नहीं रह पाएगा या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक करूंगा ही, ऐसा नहीं बोल सकता सर 1 2000 1 3000, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस, मुझे ये बोलना सही नहीं रहेगा। सो लीव इट, सिंपली रीड each and every digit separately, it always works। 12000, 18900, 3400, 800। क्लियर? अगर आपको ये टेक्निक याद रहती है वेल एंड गुड, नहीं याद रहती है कोई बात नहीं, सीधा नंबर की तरफ पढ़ दो। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, नो, एनीथिंग फ्रॉम एनी स्टेशन? यस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर को स्पेल आउट नहीं करना है, 12 13 14 16 ये सब नहीं। ठीक है, 9 29 39 कुछ नहीं, ओनली 29 और
3-9er, 1-9er, like that. Then we are moving towards visibility. Visibility is a term in aviation always represented in meters. Okay, meters. So if it is written as visibility 1000, yes, you can read it as visibility 1000. और आप इसका यूनिट बोलो या नहीं बोलो, ये यही समझा जाता है कि दिस इज इन मीटर्स. Visibility 1000 meters. RVR, runway visual range 600, मतलब 600 meters. Runway visual range 1700. Yes, you can say it 1700, या फिर you can say 1700, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं बोला जा रहा, कोई बात नहीं, 1700. ठीक है, तो अपने पास एक बेसिक टूल हमेशा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सबको अलग अलग पढ़ दो. ठीक है, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड डेसिमल, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली. सबसे ज्यादा आप इसी का यूज करते हो इन द डेली लाइफ एज वेल एंड इन एग्जामिनेशन एज वेल. जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करते हो, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप सेट करते हो, तो उसको आपको स्पेल आउट करना आना चाहिए. सो इफ इट इज रिटन एज 118.000, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 118.000. बट रिमेंबर, हमने डेसिमल सिस्टम में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर 18.5 लिख दें या फिर 18.50 लिख दें, दोनों का वैल्यू सेम आता है. ठीक है, लास्ट में आप कितना भी जीरो लगा दो, दैट इज नॉट कंसिडरेबल. राउंड ऑफ में वो डिजिट पे ही अटकता है. ठीक है, सो if it is written as 118.000, if you want, you can read it as 118.000. But if you know the rule or if you know the technique, you can simply say 118.0. ठीक है, look at the another one. If it is 119.005, then you need to say it as 119.005. क्यों? क्योंकि एज पर द रूल ऑफ डेसिमल, अगर पहले जीरो है तो इसका वैल्यू काउंट होता है. किसी भी जीरो, डेसिमल का बेसिक स्कूल वाला मेथड है, अगर डेसिमल में लास्ट में कहीं पे डिजिट आता है, सो दिस इज हैविंग सर्टेन वैल्यू. बट अगर किसी भी डेसिमल के पॉइंट के बाद लास्ट में कितना भी जीरो लगा दो, इट इज अनवैल्यूएबल. बट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल और लास्ट में कोई डिजिट, दिस कंटेन्स सम वैल्यू. तो अगर लास्ट में सिर्फ जीरो है, आप उसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर पहले जीरो है, बीच में कहीं पे जीरो है, दैट इज वैल्यूएबल. ठीक है, सो यू कैन से 119.005. लुक एट द अनदर वन, 118.1, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट जीरो का कोई वैल्यू नहीं. 118.1, 118.5, भले हम लास्ट में दो जीरो लिख दें. Done? Then another one, 119.010. ठीक है, या फिर 119.01, लास्ट के जीरो को इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, 119.01 या फिर 119.010. सो दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स इन डेसिमल्स. अगर आपको ये चीज आती है परफेक्टली, यू कैन यूज. नहीं आती है, बिल्कुल घबराने का नहीं, हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ दो. 118.9er, सॉरी 119.005, 118.100. ऑलवेज गुड, हमेशा काम करेगा. नाउ लुक एट द ट्रांसमिशन टेक्निक ऑफ टाइम. टाइम में क्या है, एविएशन में एक लिबर्टी दी गई है कि अगर जब भी आप टाइम का रीडबैक देते हो, ठीक है, जब आप टाइम चेक परफॉर्म करते हो, तो आप चाहो तो आवर्स वाले डिजिट को इग्नोर कर सकते हो, खाली आप मिनट्स बोलो. इट इज अंडरस्टूड
कि इन एविएशन नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट आवर, क्योंकि ये एक मेजर टाइम जोन हो जाता है, 1 घंटे को एक मेजर टाइम जोन माना जाता है। तो आवर्स को आप स्किप कर सकते हो। कैसे? सपोज अगर टाइम हुआ है 9:20, सो यू कैन सिंपली से द टाइम इज 20 मिनट्स। आवर नहीं भी बोलोगे चलेगा, ठीक है। यू कैन सिंपली से द टाइम इज 20 मिनट्स। बट अगर आपको किसी भी तरह से रूल याद नहीं रह पाता है, नेवर बी वरीड, हर चीज को अलग अलग पढ़ दो। द टाइम इज 0920, ठीक है। नेक्स्ट वन, द टाइम इज 1643, तो द टाइम इज आइदर यू कैन से 43 मिनट्स, और नहीं याद रह पाया रूल, द टाइम इज 1643, सिंपल। जेनरली हम टाइम चेक में सेकेंड्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि सेकेंड्स को ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है इन एविएशन कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ठीक है। रखता है बिल्कुल वैल्यू, एक एक सेकेंड से बहुत कुछ मेजर किए जाते हैं, स्टिल वो कोई सिग्निफिकेंट रोल में नहीं कंसीडर किया गया है इन एविएशन फ्रॉम वेरी पास्ट डेज। तो अगर टाइम है सपोज 14 आवर 43 मिनट्स और 08 सेकेंड, तो आप सेकेंड को इग्नोर भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलेगा। आप सीधे मिनट तक की चीजों को बताओ। वैसे भी सपोज मान लो कि आप जब जनरल टाइम चेक देते हो, तो आप सेकेंड्स वगैरह का कहाँ उतना वैल्यू रखते हो। सपोज टाइम हो रहे हैं 12:15 और सेकेंड में कुछ 32 33 35 हो रहा होगा, तो आप उसको उतना कंसीडर करते हो क्या? नहीं, आप सीधे बोलते हो 12:15 बज रहे हैं, 12:15 हो रहा है। सेकेंड्स को वैसे ही हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। बट हेयर इन आरटी, इफ द सेकेंड्स इज एन एब्सोल्यूट हाफ, ठीक है, अगर ये 30 सेकेंड्स है तो उसको हम वैल्यू करेंगे, ठीक है। वी विल से द टाइम इज 1443.5, ठीक है। 30 सेकेंड्स को एक एब्सोल्यूट हाफ की तरह कंसीडर करेंगे, बाकी 35 36 40 45 कुछ भी हो जाए इग्नोर कर दो, और इसके डाउनवर्ड में 28 29 25 17 ये सारे सेकेंड्स को इग्नोर कर दो। ओनली एब्सोल्यूट हाफ को हम एक सिग्निफिकेंट टाइम मानते हैं। क्लियर? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक्निक, एंड एज आई ऑलवेज टोल्ड, अगर आपको किसी भी टाइप के रीडिंग टेक्निक्स को समझने में, बोलने में, याद रखने में कॉम्प्लेक्सिटी फील हो, रीड ईच एंड एवरी डिजिट सेपरेटली, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, और फटाफट आपको बोला भी जाएगा। द टाइम इज 144330, चलेगा, ठीक है। द टाइम इज 1643, द टाइम इज 0920, क्लियर, सबको अलग अलग बोलो। डन? वेल रीडिंग द रनवे, ठीक है। रनवे का भी नंबर होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, रनवे डेजिग्नेटर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे दिखा हुआ मिलता है रनवे 34, तो इसको रनवे 34 नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि 34 पढ़ने से मना किया गया है। सो वी विल से रनवे 34, रनवे 21, रनवे 29, लाइक दैट। नाउ एक क्वेश्चन बार बार आता है आरटी में कि प्रोवाइड टाइम चेक विदाउट गिविंग नंबर्स, या फिर रहेगा विदाउट स्टेटिंग नंबर्स, यानी नंबर का यूज मत करो, बस टाइम चेक दो। तो उसका आंसर होता है द टाइम ऑन द आवर्स, ठीक है। उसका आंसर है द टाइम ऑन द आवर्स। अब इसका आंसर ये क्यों है, क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे आज तक पता नहीं चला, ना मेरे नोन में किसी को पता है। इसका आंसर या तो डब्ल्यूपीसी जानता है या फिर भगवान जानते होंगे, ठीक है। मैंने तो अपने किसी भी नोन पर्सन में इसका आंसर मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता है या कहीं से पता चले तो मुझे भी बताना कि क्यों इसका आंसर ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन है गिव द टाइम चेक विदाउट स्टेटिंग नंबर्स, और उसका आंसर है द टाइम ऑन द आवर्स, ठीक है। आगे हमको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान में रखना है एक एक्सेप्शन है, द टाइम ऑन द आवर्स। क्यों? क्योंकि हमको बोला गया नंबर मत बोलो, तो हम सीधा बोल देंगे द टाइम ऑन द आवर्स, ठीक है। जब मैंने पढ़ाई करी थी
मैंने भी इस चीज को रटा ही था कि इसको याद रखूंगा, समझना बिल्कुल है नहीं, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। क्यों है मुझे नहीं पता, और मेरे नोन में भी अभी तक किसी को नहीं पता है इसका आंसर। ठीक है, so these are the methods of reading numbers, times, altitude, wind's direction, runway visual range, visibility, and many more. ठीक है, so first and foremost thing you need to remind, कहीं से भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन होना शुरू हुआ, हर एक चीज को अलग अलग पढ़ दो, ऑलवेज सेफ, बिल्कुल सोचने का नहीं। ठीक है, सब चीज को अलग अलग पढ़ दो। नाउ अगर आपको आगे चल के कहीं पे एक दो टर्म मिलते हैं, सपोज आपको मिलता है द टर्म होल्ड शॉर्ट, ठीक है, तो होल्ड शॉर्ट का मतलब होता है कि थोड़ा पहले रुको, ठीक है, थोड़ा पीछे रुको। ठीक है, अगर मान लो कि आप क्या कहते हो कि आपके एग्जाम में पासिंग मार्क्स हैं 75, बट आपने स्कोर किया 73, तो ये बोला जाएगा कि यू हैव शॉर्ट ऑफ 2 नंबर। अगर इसको कोई इंग्लिश में प्रोफेशनली बोलेगा ना, देन ही विल से यू हैव शॉर्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी आपको 2 नंबर कम पड़ गए। सिमिलरली अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है होल्ड शॉर्ट, मतलब वहां से पहले, वहां से कम पे रुक जाओ। ठीक है, कीप अ डिस्टेंस और कीप अवे फ्रॉम, होल्ड शॉर्ट पहले, पीछे। ठीक है, और अगर कहीं पे टर्म मिलता है लुक आउट, लुक आउट मतलब होता है वॉच आउट। ठीक है, नजर रखो, ध्यान रखो। ठीक है, जिससे मान लो कि आप रोड पे स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तो कहीं पे लिखा हुआ मिला लुक आउट फॉर ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स, लुक आउट फॉर स्पीड ब्रेकर्स, या फिर कहीं पे कॉशन रहता है लुक आउट फॉर एनिमल्स, यानी आपके रोड में जानवर आ सकते हैं, तो नजर रखिए। ठीक है, आसपास ध्यान बना के रखिए कि इस टाइप की चीजें हो सकती है। तो लुकआउट मीन्स ध्यान रखिए, नजर रखिए। होल्ड शॉट मीन्स पहले रुक जाइए, ठीक है, पीछे ही रुक जाइए, लाइक दैट। क्लियर? सो दीज वेर द नंबर, अल्फाबेट्स एंड रीडिंग टेक्निक्स। प्लीज डू लेट मी नो इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, और अगर किसी ने पहले कुछ डिफरेंट पढ़ रखा हो, मैंने कुछ अलग बताया और आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, प्लीज डू लेट मी नो। किसी पॉइंट पे किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है? Not from my side. ठीक है, anyone else, any doubt over anything? No, sir. ठीक है, अल्फा ब्रावो चार्ली, इज इट क्लियर? ठीक है, so these were the reading techniques of number, alphabets and all. Now क्या होता है, I have seen and I have observed नंबर टेक्निक्स, अल्फाबेट्स के रीड आउट्स, ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, इस पे जनरली किसी का ध्यान जाएगा नहीं, और जब आप आंसर करोगे ना, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है, तो क्या होगा कि आपके मुंह से सडनली वो निकल जाएगा, लेकिन आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ बोल दिया है। स्पीच के केस में ऐसा बार बार होता है। क्या होता है कि सपोज आप जब लंबा स्पीच दे रहे हो, तो कई बार मिस स्पेल होती है। आपने मैं भी जो बोलता हूं तो कई बार सुन रहे होगे कि मैं लिख कुछ और रहा हूं या बता किसी और के बारे में रहा हूं, अननोइंगली मुंह से कुछ निकल जाता है। ठीक है, ये चीजें स्पीच में बार बार इनकाउंटर की जाती है, हर कोई देखता है इस चीज को, कि उसका इंटेंशन रहता है कुछ और, लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। स्पीच के केस में ये एक लॉस है हमेशा के लिए। ठीक है, ये एक साइंटिफिक लॉस है, आपसे होगा, आप बोलो कुछ मुंह से निकल जाएगा, मतलब कुछ इन द सेंस कि कुछ अलग निकल जाएगा जिसके बारे में आप नहीं बोलना चाह रहे हो, फिर आप बोलते हो कि सॉरी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, लाइक दैट। तो क्या होगा कि सपोज आपको लिखा हुआ मिला 16, तो आप बोलते बोलते उसको 16 बोल जाओगे,
1 2 लिखा हुआ 12 निकल जाएगा आपके मुंह से, 10 आप बोल दोगे, ठीक है। बट वो आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने 10 बोला, लेकिन जो एग्जामिनर वहां बैठा है वो तुरंत उस चीज को पकड़ेगा, अच्छा इसने 10 बोला, कोई बात नहीं, एक नंबर कट गया। वहां पे वो आपको करेक्ट नहीं करेगा कि आपने 10 बोला। सपोज लिखा हुआ है 118.10, तो आपके मुंह से निकल गया 118.10, कुछ नहीं करेगा, वो साइलेंट रहेगा। डेसिमल को आपने पॉइंट बोला और 10 को आपने 10 बोला, 2 नंबर गए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, रीडिंग टेक्निक्स ऑफ नंबर, लेटर्स एंड अल्फाबेट्स, इन सबको ध्यान से बोलना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो और एग्जामिनर को अननेसेसरी नंबर काटने का मौका नहीं मिले। लाइक फॉर बी, ब्रेवो, मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट को सुना है उनके मुंह से बीटा निकलता है, ठीक है, दे विल से बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है, ब्रेवो, ठीक है, बी फॉर ब्रेवो, ठीक है, गोल्फ, जी फॉर गोल्फ, गामा नहीं, गोल्फ, ठीक है। और कुछ एक अल्फाबेट्स हैं लाइक एक्स, डब्ल्यू, वाई, जेड, ये सब लोगों के ध्यान से उतर जाता है कि अच्छा वाई फॉर कुछ था क्या, यांकी, इस टाइप से। आप अगर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो आपके ध्यान से उतर जाएगा, ठीक है। तो आपको शुरू में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, डेफिनेटली ऐसा मिक्स करके प्रैक्टिस कराऊंगा 5 7 दिन, ताकि आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं हो। दैट्स व्हाई आई विल आस्क ऑलवेज यू गाइस टू बी इंटरेक्टिव, कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है ये चीजें मुझे पता चलनी चाहिए। तो आपको भी अगर इस चीज पे ध्यान रखना है कि वेन एवर यू से, ठीक है, कॉशियसली थोड़ा सा याद कर करके बोलना है कि रीडिंग टेक्निक्स में क्या टेक्निक बताए गए थे और कब किस चीज को कैसे पढ़ना है। अगर इसमें मिस्टेक होगी आपको पता भी नहीं चलेगा और नंबर कटता जाएगा पीछे से, फिर आप सोचोगे बोला तो मैंने सब कुछ सही था, इसने नंबर कम दिया, बदमाश है एग्जामिनर। एग्जामिनर बदमाश नहीं होता है, ठीक है। वो तो आपको पास करने के लिए बैठा है ना, ठीक है, वो आपको पास करने के लिए भी नहीं बैठा है, ही जस्ट इवन टू एग्जामाइन यू। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपको पास करेगा, नहीं करोगे फेल करेगा, ठीक है। बदमाश अच्छे, दैट इज देयर ओन पर्सनल बिहेवियर, ठीक है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर द चेकर्स, ठीक है, वो चेक करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने क्या मिस्टेक्स करा। क्लियर? सो दैट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग टेक्निक्स। इसमें मिस्टेक्स हो जाते हैं लोगों से, और दैट टू स्लिप ऑफ टंग, मतलब पटक से निकल जाएगा, 12 बोल दोगे, 13 बोल दोगे। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि इस चीज को शुरू में आराम से बोलो ताकि ऑन अ लार्ज स्केल मिस्टेक नहीं हो। नाउ रीडिंग टेक्निक्स ऑफ नंबर, टाइम, अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एरोड्रोम एंड इट्स पार्ट, ठीक है, एरोड्रोम एंड इट्स पार्ट। क्या है कि इफ समवन इज वर्किंग ऑन एयरपोर्ट देन they might have seen how the airport look like, and I have also noticed कि some of you have worked on airport, but आपने एयरपोर्ट को अच्छे से कभी देखा नहीं होगा। in all around area you might have not seen yet completely। क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे काम करते हो या कहीं भी जनरली एयरफील्ड पे काम करते हो तो यू आर वर्किंग इन अ सर्टेन एरिया ओनली, ज्यादा से ज्यादा एप्रॉन, हैंगर, एक दो मेंटेनेंस बेस, बस। तो हो सकता है आपने कभी रनवे की तरफ नहीं देखा हो या फिर रनवे की तरफ देखा हो, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि रनवे कैसा दिखता है, क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको एयरपोर्ट्स वगैरह के बारे में देखना है खुद से, ठीक है, अगर आपने एयरपोर्ट को अच्छे से नहीं देखा है गूगल मैप, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओपन द गूगल मैप, ठीक है, ओपन द गूगल मैप, सर्च एनी एयरपोर्ट, आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, ठीक है, किसी भी एयरपोर्ट का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा ओवर द रनवे। आप मैप मोड में जाके सैटेलाइट मोड में चले जाना, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि रनवे कैसा है, कौन सा हमारा एयरक्राफ्ट किधर पार्क रहता है। लाइक यू कैन सी, देखो दिल्ली एयरपोर्ट, इज द स्क्रीन विजुअल टू ऑल? Yes, sir.
ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज दिल्ली एयरपोर्ट, ये उसका टर्मिनल 3 है, ठीक है। दीज आर द रनवे, यू कैन सी, दिख रहा है ना, रनवे है, रनवे पे कुछ कुछ लिखा हुआ भी रहता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है R11। तो अभी के टाइम पे गूगल मैप थोड़ा अच्छा हो गया, आपको रनवे का पूरा व्यू मिलेगा। तो आप अगर कहीं पे काम करते हो, कोई रोड आपको देखा हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो कि एयरपोर्ट कैसा दिखता है, ठीक है। गूगल मैप से जाके एक एक चीज को अच्छे से समझना। सपोज आप ड्यूटी करने जाते हो, ठीक है, तो आपने मोस्ट ऑफनली नोटिस किया कि आप जहाँ पे ड्यूटी करते हो, तो आप इधर कहीं पे ड्यूटी करते हो, ठीक है। तो आप इस रोड से आए और इसी हैंगर तक में रह गए, बाकी किधर कभी गए नहीं, आपने कभी रनवे देखा ही नहीं। तो आप अपने हिसाब से उसको पैरेलली समझने की कोशिश करना कि अगर मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, तो ये हमारा एप्रन रहा, ठीक है। उसके आगे रहेगा टैक्सी वे, उसके आगे रहेगा रनवे, ठीक है। तो जब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एयरपोर्ट का एक पिक्टोरियल व्यू कैसा रहेगा और ये क्यों जरूरी है, ठीक है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा निकाल के देखो, समझो, क्योंकि एग्जाम में पार्ट 2 में एग्जामिनर आपसे बनवा लेगा रनवे का फोटो, रनवे का नहीं, एयरपोर्ट का डायग्राम आपसे बनवा लेगा। एयरपोर्ट पे काम करते हो ना, चलो एक एयरपोर्ट बना के दिखाओ कि क्या क्या होते हैं उसमें, ठीक है। आपका एयरपोर्ट कैसा दिखता है, बोलेगा बना के दिखा दो, ठीक है। तो जिस भी एयरपोर्ट पे आप काम करते हो, उस एयरपोर्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। कहाँ पे एप्रॉन है, कौन सा टैक्सी वे है, कौन सा रनवे है, रनवे कैसा दिखता है डिजाइन वाइज, टैक्सी वे कैसा दिखता है, एप्रॉन कैसा दिखता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर रनवे, सॉरी, एयरपोर्ट एंड इट्स पार्ट, ठीक है, दैट टू विथ एरियल व्यू। So you can say this is one of the airport, ठीक है, just for example, and there are certain areas or market demarcated zones, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है। Done. Now the very popular question, ठीक है, when I was in college, मुझे तो जब तक मैंने कॉलेज कंप्लीट की इस डेफिनेशन को किसी ने क्लियरली बताया नहीं, but after leaving the college I had came to know, and if you guys are knowing, please do let me know. What is the difference between aerodrome and airport? बताओ, anyone? पार्ट 2 में पूछ देगा एग्जामिनर आपसे कि अच्छा आप एयरपोर्ट पे काम करते हो ना, बोलेंगे हाँ। तो एयरपोर्ट किसको बोलते हैं और एरोड्रोम एक होता है, क्या होता है ये दोनों, बताओ क्या होता है? हम्म, बताओ कोई तो, क्या है डिफरेंस, कुछ तो ट्राई करो अपने साइड से। गो अहेड प्लीज, एनीवन। सरेंडर नहीं पता है, No. ठीक है। अल्फा ब्रेवो चार्ली, कोई आइडिया, व्हाट इज दैट? I think aerodrome is where the aircraft is parked, and airport is full authority means जो भी सब कुछ आ जाता है। थोड़ा तो ओवरव्यू समझे, बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड आज आई टोल्ड ना कि मैं भी जब अपने कॉलेज टाइम में था, पूरे कॉलेज टाइम में जो कोई बताता था सब उल्टा पुल्टा ही बताता था, किसी ने क्लैरिटी नहीं दी, मे भी किसी को पता ही नहीं हो। दैट इज द सीन। हम लोग तो यही तो देखते हैं कि हमारे कॉलेज में जो हमको पढ़ाने वाले हैं, उनको खुद ही नहीं आता बेचारों को, तो क्या ही पढ़ा देंगे, ठीक है। इफ यू हैव डन दिस एएमई कोर्स, अगर आप लोग किसी किसी डिग्री अगर आपने किया है, तो दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है। नाउ ओके, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड एरोड्रोम, ठीक है। अब देखो
क्या होता है, जनरली कई बार आपने कहीं किसी किसी के मुंह से भी सुना होगा कि छोटे छोटे एयरपोर्ट जो होते हैं ना उनको एरोड्रोम बोलते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि छोटा एयरपोर्ट एरोड्रोम कहलाता है, राइट? ये चीज सबने सुना है कि छोटा कोई एयरपोर्ट है जहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन चलती है, मतलब ये छोटे छोटे एयरक्राफ्ट सेस्ना 172 152 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, तो उसको जनरली आपने सुना होगा लोग एरोड्रोम बोलते हैं, एयरपोर्ट नहीं बोलते हैं। एरोड्रोम का डिफिनेशन क्या कहता है, एनी पीस ऑफ लैंड और वाटर, मतलब चाहे पानी पे या जमीन पे कोई भी पीस ऑफ लैंड हो, ठीक है, जहां पे वेयर वी हैव स्पेस फॉर द we have space for the landing and takeoff of aircraft, ठीक है, लैंडिंग और टेक ऑफ ऑफ एयरक्राफ्ट, दैट इज योर रनवे, ठीक है, एंड फॉर द पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट दैट इज एप्रॉन, एंड द पाथ कनेक्टिंग टू देम दैट इज योर टैक्सीवे। अगर किसी भी पीस ऑफ लैंड पे ये तीन चीज अवेलेबल करवा दी जाए, क्या क्या, रनवे, एप्रॉन और टैक्सीवे, तो किसी भी एयरफील्ड पे अगर ये तीन चीज अवेलेबल करवा दी जाए तो वो कहलाते हैं एरोड्रोम, ठीक है। एयरक्राफ्ट लैंड या टेक ऑफ करेगा रनवे से, लेकिन रनवे पे एयरक्राफ्ट पार्क नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, रनवे पे एयरक्राफ्ट पार्क नहीं होगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज कि उसका व्हील टूट के अलग हो जाए, ठीक है, या 5-10 मिनट के लिए पार्क हो जाए टेम्पररी बाय एनी मिसहैप, बट एयरक्राफ्ट को पार्क नहीं कर सकते हो आप रनवे के ऊपर। पार्किंग के लिए आपको अलग से जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो रनवे पार्किंग एरिया, ठीक है, रनवे पार्किंग एरिया एंड द पाथ कनेक्टिंग बिटवीन देम, यहां से यहां तक जंप करके तो नहीं आएगा, तो उसके लिए पाथवे, यानी अगर किसी भी एयरफील्ड पे किसी भी पीस ऑफ लैंड पे अगर ये तीन चीज है तो वो कहलाता है एरोड्रोम। तो आपने सुना होगा कई बार कि छोटे छोटे एयरपोर्ट जो होते हैं उनको लोग एरोड्रोम बोल देते हैं, लाइक इफ समवन इज लिविंग इन बैंगलोर साइड, दे माइट हैव हर्ड जक्कूर एरोड्रोम, ठीक है, या फिर अगर आप हरियाणा या दिल्ली साइड रहते हो तो भिवानी करके एक जगह है ना जहाँ पे एक दो फ्लाइंग क्लब है, बोलते हैं भिवानी एरोड्रोम, ठीक है, या फिर आपका ये क्या कहते हैं, पटियाला में तो अभी एयरपोर्ट बन गया है, इन नॉर्थ रीजन मुझे कुछ अच्छा हाँ अमेठी में, ठीक है, अमेठी में एरोड्रोम है आपका, ये जो इग्रुआ वाला एकेडमी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, अमेठी, उधर एरोड्रोम है। मतलब उन लोगों ने क्या किया, ज्यादा तामझाम नहीं किया, एक रनवे बना दिया सिंपल सा, एक एप्रॉन बना दिया और एक टैक्सीवे बना दिया, तो वो कहला गया एरोड्रोम, ठीक है। अब जैसे ही वर्ड आता है पोर्ट, ठीक है, PORT, पोर्ट का मतलब होता है समथिंग इज बीइंग लोडेड एंड समथिंग इज बीइंग अनलोडेड, ठीक है। पोर्ट से पहले आपने सुना होगा कि विशाखापत्तनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोचिन पोर्ट, मतलब वो जो शिप वाले पोर्ट है ना, पानी के जहाज वाले, वो लोग क्या करते हैं, वहां पे सामान उतारते हैं और सामान चढ़ाते हैं, तो उसको बोला जाता है पोर्ट, ठीक है। तो अगर कोई एरोड्रोम, ठीक है, अच्छे से समझना, अगर कोई एरोड्रोम एयरपोर्ट बनना चाहता है या फिर अगर किसी को एयरपोर्ट बनाना है, तो अदर देन दिस थ्री बेसिक फैसिलिटी, ठीक है, टैक्सीवे, रनवे, अगर किसी को एयरपोर्ट बनाना है तो सबसे पहला चीज इन्वॉल्व होगा सिक्योरिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक जहाज उड़ा रहे हो, क्या पता आपके जहाज में कोई क्रिमिनल बैठ के विदेश भाग जाए, क्या पता आपके जहाज में कोई क्रिमिनल बैठे और लेके किसी बिल्डिंग के ऊपर हिट कर दे, कोई क्रिमिनल माइंडेड पायलट आए और कहीं पे जाके एयरक्राफ्ट क्रैश कर दे, राष्ट्रपति भवन के ऊपर गिरा दे, कहीं भी गिरा दे,
तो जैसे ही वो होगा पोर्ट, यानी सबसे पहली चीज आपको लानी पड़ेगी सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि पोर्ट का मतलब होता है कि आइदर पैसेंजर या फिर कार्गो या फिर गुड्स, गुड्स मतलब सामान, कार्गो मतलब सामान, आइदर कोई पर्सन उतरेगा चढ़ेगा या फिर कुछ सामान उतारे और चढ़ाए जाएंगे। तो पैसेंजर चढ़ाने उतारने और कार्गो के चढ़ाने उतारने के लिए सबसे पहली चीज आएगी सिक्योरिटी, यानी आपको इस एयरपोर्ट में सिक्योरिटी फैसिलिटी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी फैसिलिटी के लिए आपको एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी वाले कहाँ बैठेंगे? एप्रन पे तो बैठेंगे नहीं, नहीं तो कोई क्रिमिनल दौड़ता दौड़ता हुआ आएगा, डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में घुस जाएगा। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट से पहले ही उसको चेक करवाना है। किधर? टर्मिनल बिल्डिंग में। टर्मिनल बिल्डिंग में पैसेंजर आएंगे, जब लार्ज अमाउंट में पैसेंजर आएंगे तो उनको बैठने के लिए जगह भी बनाना पड़ेगा। आपको वेटिंग हॉल, पैसेंजर लाउंज, कुछ एक मूवी हॉल, तो कुछ फाउंटेन वगैरह बना दो। ठीक है, कुछ चाय बिस्किट के लिए, सॉरी, चाय नाश्ता के लिए एक दो दुकान ओपन करा दो, कुछ शॉपिंग करने का मौका दे दो। ठीक है, तो टर्मिनल बिल्डिंग बनाओगे जहां पे पैसेंजर्स के लिए सर्विसेज रहेंगे, प्लस इसी टर्मिनल बिल्डिंग में सिक्योरिटी सर्विसेज भी एस्टेब्लिश्ड रहेंगी कि एप्रन पे जाने से पहले चेक कर लो कि पैसेंजर सेफ तो है, कोई कुछ लेके तो नहीं आया। फिर इतने सारे पैसेंजर आएंगे तो सब लोग अपनी कार से आएंगे, या फिर अगर पब्लिक बस से भी आएंगे तो बस के लिए बस स्टैंड बनवाना पड़ेगा, टैक्सी स्टैंड बनवाना पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है, फिर इतने सारे जब एयरक्राफ्ट आपके एयरपोर्ट पे आना शुरू करेंगे तो एप्रन पूरा भर जाएगा, प्लस वो लोग फ्यूलिंग भी तो करवाएंगे, तो आपको अपने एयरपोर्ट पे फ्यूल डिपो बनवाना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट खराब भी हो सकता है तो हैंगर बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो धीरे धीरे आप एरोड्रोम में बहुत सारी चीजें ऐड करते हुए चले जाते हो, तो वो बन जाता है एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट। तो अगर किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी पीस ऑफ लैंड पे तीन बेसिक फैसिलिटी हैं, रनवे, टैक्सीवे, एप्रॉन, तो वो कहलाएगा एरोड्रोम। उससे ज्यादा है, यू कैन से एयरपोर्ट। तभी आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कभी पे कि ऑल एयरपोर्ट्स आर एरोड्रोम बट नॉट ऑल एरोड्रोम्स आर एयरपोर्ट। जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सबको एरोड्रोम आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि उनमें कम से कम तीन बेसिक फैसिलिटी तो है ही, बाकी उनकी मर्जी, जितना अच्छा पैसा लगाएंगे उतना अच्छा एयरपोर्ट बनेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम? Yes. ठीक है, ये आपसे पूछेगा पार्ट 2 में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि क्या है ये एरोड्रोम एयरपोर्ट में क्या अंतर है, वो बताओ। आप लोग एयरपोर्ट पे काम करते हो और वो ऐसा ही दिखाएगा कि जिसे वो कुछ नहीं जानता, ही जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इन लेमैन लैंग्वेज कि बताओ क्या होता है एयरपोर्ट। तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी विद द बेसिक थिंग्स कि कम से कम 30 चीज बना दो सर, आप एरोड्रोम बना लोगे। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा फैसिलिटी ऐड करने लग गई, सिक्योरिटी सर्विसेज आने शुरू हो गए, तो एयरपोर्ट हो गया। सो हेयर वी हैव एन एरियल व्यू ऑफ एन एरोड्रोम। तभी देखो मैंने यहाँ पे एरोड्रोम लिखा हुआ है, बिकॉज एवरी एयरपोर्ट्स आर एरोड्रोम। कम से कम तीन चीज तो है ही। ठीक है, अब देखो, कोई बोलेगा कि इंसान है, तो इंसान बनने के लिए किसी को क्या चाहिए? दो पैर, दो हाथ, एक मुंह, नाक, कान, पेट, हो गया इंसान। अब बोलोगे अच्छा इंसान है, मतलब उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली एरोड्रोम है, तीन चीजें हो गई, एरोड्रोम तो है ही। अब एयरपोर्ट है तो ये सारी चीजें लगाओ, सिक्योरिटी सर्विसेज, खाने पीने का आइटम, पैसेंजर लाउंज, ये सब लगाओ, आप एयरपोर्ट बन जाओगे। उसमें भी है 5 स्टार रेटिंग वाले एयरपोर्ट, बहुत अच्छा सर्विस है। ठीक है, बस का सर्विस अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, टाइमली एयरक्राफ्ट आता जाता है, तो और भी अच्छा एयरपोर्ट मार्क होने लगेगा 5 स्टार, 3 स्टार। Now, today we'll understand only 3 definition. After that, we'll close the meeting. नहीं तो फिर जो कल तक में ज्वाइन करेगा उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है,
So today we are going to understand only three things: runway, apron and taxiway. ठीक है, शुरू करते हैं रनवे से. ठीक है, नाउ रनवे एज आई टोल्ड, ठीक है, इसके नाम से देखो क्लियर है. रन वे, दौड़ने के लिए जो रास्ता है. कौन दौड़ेगा? हम लोग दौड़ेंगे क्या? जॉगिंग करेंगे? नहीं. विल रन, एयरक्राफ्ट विल रन. फॉर व्हाट पर्पस? आइदर टेक ऑफ और फॉर लैंडिंग. टेक ऑफ करने के लिए भी एयरक्राफ्ट को एक रन अप करना पड़ता है, तभी वो लिफ्ट जनरेट कर पाएगा विथ फुल स्पीड. स्पीड पकड़ने के लिए उस एयरक्राफ्ट को रन करना पड़ता है. और लैंडिंग के टाइम पे भी एयरक्राफ्ट इमीडिएट स्टॉप नहीं होता है, उसको थोड़ा सा रन करना पड़ता है स्पीड स्लो करने के लिए, फिर वो ब्रेक अप्लाई करेगा. तो रनवे, ठीक है, द पाथ और कॉरिडोर अवेलेबल फॉर, ठीक है, द पाथवे और कॉरिडोर, या फिर सीधा द एरिया, ठीक है, द एरिया अवेलेबल फॉर एयरक्राफ्ट, ठीक है, अवेलेबल फॉर एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग रन. ये सब मैं डेफिनेशन जो बोल रहा हूं आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगे. ठीक है, सब कुछ स्टडी मटेरियल में इन्वॉल्व है. जब आप लोगे तो आपको वहां पे रिटन मिलेगा. अदरवाइज ऑल्सो व्हेन आई एम सेइंग, प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर पेन एंड पेपर. द एरिया अवेलेबल फॉर एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग रन, दैट इज नोन एज रनवे. ठीक है, टेक ऑफ रन के लिए और लैंडिंग रन के लिए रनवे. ठीक है, देन एप्रॉन. अब आई एप्रॉन की बारी. एप्रॉन का थोड़ा सा पर्पस मिसलेनियस हो जाता है, मल्टीपल, बट एप्रॉन का प्राइम पर्पस है पार्किंग. ठीक है, एप्रॉन का प्राइम पर्पस है पार्किंग, लेकिन पार्किंग के साथ साथ टोटल 4 फीचर एप्रॉन में होते हैं. क्या क्या? विल शो यू हियर. ठीक है, अरे इसको तो मैंने कचरा कर दिया है, होल्ड ऑन. एप्रॉन को 4 पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है? पार्किंग. दूसरा, पैसेंजर इंबार्केशन एंड डिसइंबार्केशन, पैसेंजर को उतारने और चढ़ाने के लिए. तीसरा, फ्यूलिंग पर्पस के लिए. ठीक है, और चौथा, माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, आप लोग व्हील चेंज, टायर चेंज, सॉरी टायर चेंज नहीं करते हो, व्हील चेंज, ब्रेक चेंज, माइनर इंजन वॉश, कंप्रेशर वॉश, ये सब आप एप्रॉन पे ही कर लेते हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो एप्रॉन इज अ डिफाइंड एरिया. ठीक है, apron is a defined area. Here you can see that all definitions you will get in study materials. तो वहीं से रेफरेंस लेके थोड़ा पढ़ाता हूं. apron is a defined area which accommodate entire aircraft. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एप्रोन पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया और उसकी पूंछ बाहर चली गई, नहीं. फिर आप वैसे एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट पे रिसीव ही नहीं करोगे. सो एप्रॉन एकोमोडेट, ठीक है, एप्रॉन एकोमोडेट एयरक्राफ्ट. ठीक है, एप्रॉन इज अ डिफाइंड एरिया ऑन एरोड्रोम इंटेंडेड टू एकोमोडेट एयरक्राफ्ट. पूरा का पूरा संभालेगा, कुछ भी बाहर नहीं रहना चाहिए, ना तो कोई सा विंग, ना ही कोई सा टेल, कुछ भी नहीं. एकोमोडेट एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्या क्या? 4 पर्पस, ध्यान रखना सब लोग. पहला, लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर. जो आप एयरक्राफ्ट में चढ़ते हो ना, तो आप एप्रॉन के ऊपर ही चढ़ते हो एयरक्राफ्ट पे, भले आप एरो ब्रिज या लेडर के थ्रू चढ़ो, बस उस एरिया का नाम होता है एप्रॉन. ठीक है, लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स या फिर मेल और कार्गो. ठीक है, चिट्ठी या फिर कोई सामान, पार्सल वगैरह. देन फ्यूलिंग, आपके एयरक्राफ्ट का फ्यूलिंग भी एप्रॉन पे ही होगा. देन प्राइम पर्पस ऑफ एप्रॉन इज पार्किंग एंड मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में कौन सा मेंटेनेंस? माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंसेस या फिर लाइन मेंटेनेंस है, छोटे मोटे मेंटेनेंस. तो फॉर द पर्पस ऑफ नंबर 1 लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर, नंबर 2 फ्यूलिंग, नंबर 3 पार्किंग, एंड नंबर 4
मेंटेनेंस। तो एप्रॉन का 4 यूज। क्लियर? तो ये हो गया आपका एप्रॉन, जहां पे एयरक्राफ्ट पार्क हो सकता है। ये हो गया रनवे, जहां पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड करेगा। नाउ वी विल कम टू सी द टैक्सीवे। टैक्सीवे इज अ पाथवे, और यू कैन से डिफाइंड कॉरिडोर। पाथवे या फिर कॉरिडोर। टैक्सी इज अ डिफाइंड पाथवे और कॉरिडोर विच कनेक्ट्स, ठीक है, विच कनेक्ट्स एप्रॉन टू द रनवे। टैक्सीवे का डेफिनेशन थोड़ा सा संभल के आप लोग बोलना, क्यों? क्योंकि ये 2-3 चीजें को एकोमोडेट करता है। सबसे पहला, टैक्सीवे इज अ पाथवे, ठीक है। पहला चीज, वेयर एयरक्राफ्ट मूव्स ऑन ग्राउंड, ठीक है, वेयर एयरक्राफ्ट मूव्स ऑन ग्राउंड एट इट्स ओन पावर। मतलब यहां पे एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे मूव करता है लेकिन अपने पावर पर, मतलब इंजन चालू रहता है। वेयर एयरक्राफ्ट मूव्स ऑन ग्राउंड एट इट्स ओन पावर, अपने पावर से मूव करता है टैक्सीवे के ऊपर। अगर किसी भी एयरक्राफ्ट का इंजन चालू नहीं है तो उसको टैक्सी का परमिशन नहीं मिलेगा। दूसरा, विच कनेक्ट्स, ठीक है, विच कनेक्ट्स रनवे टू द एप्रॉन, रनवे को एप्रॉन से जोड़ता है। नॉट ओनली दिस, एज वेल एज टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एयरपोर्ट, 2 अलग अलग पॉइंट्स ऑफ एयरपोर्ट को भी जोड़ता है। कैसे? देखो एग्जांपल से समझो। दिस इज द टैक्सी वे, ठीक है, ये रहा टैक्सी वे। ये क्या किया? एप्रॉन को रनवे से कनेक्ट किया, और यहां पे एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करेगा। आप टैक्सी वे के ऊपर एयरक्राफ्ट को टो नहीं कर सकते अनलेस अदरवाइज इज देयर एनी मिसहैप। तो एयरक्राफ्ट अपने इंजन के पावर से टैक्सी वे पे चलेगा, बट एप्रॉन पे आप देखते हो कि पुशबैक हो जाता है। टैक्सी वे पे पुशबैक नहीं हो सकता। एयरक्राफ्ट अगर अपने पावर पे नहीं आया तो टैक्सी वे पे नहीं जाएगा, ठीक है। पाथवे वेयर एयरक्राफ्ट मूव ऑन ग्राउंड एट इट्स ओन पावर एंड which connects apron to runway plus two different point of airport, ठीक है। नॉट ओनली रनवे टू एप्रॉन, ये 2 जो पॉइंट है ना, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों को भी जो कनेक्ट करता है उसको भी टैक्सीवे बोलते हैं। क्लियर? यस, नो, एनीथिंग क्लियर टू ऑल? Yes. तो पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, ठीक है, जो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनेशंस, ये सब पूछे जाते हैं ना, वहां पे कई बार टैक्सी वे का डेफिनेशन पूछा जाता है कि टैक्सी वे का डेफिनेशन बताओ। तो आपको दोनों चीज मेंशन करना है, वेयर एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ओन पावर एंड विच कनेक्ट्स एप्रॉन टू द रनवे एज वेल एज टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ एयरपोर्ट। आप इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट मिस करोगे वो आधा नंबर काट लेगा, ठीक है। अगर टैक्सी वे वाले क्वेश्चन में 5 नंबर है तो वो 2 नंबर देगा कि इसने आधा ही बताया। तो बी केयरफुल इन द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पार्ट 1। कई बार डेफिनेशन पूछे जाते हैं जिसमें टैक्सी वे का, एप्रॉन का, इन दोनों का डेफिनेशन पूछा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा एज पर द डेफिनेशन। नाउ डेफिनेशन याद करने का सबसे आसान रास्ता है, ठीक है, यू नोज टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है। और अगर नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। आई फॉरगॉट टू टेक बिफोर, बट if you are good in English then RT will be easy for you, but if you are suffering in translating or if you are suffering in narrating some English language or sentence, तो आपको थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी आरटी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते, बट आप स्ट्रगल करोगे somehow, definitely. So if you are good at English
that is going to be easy for you. RT नहीं है, टफ होगा, टफ डेफिनेटली होगा। और जितने भी डिफिनेशंस और ये सब चीज आते हैं उसका सबसे आसान रास्ता है मीनिंग को समझो, दैट टू इन एनालिटिकल वे। अच्छा ये क्या काम करता होगा? अप्रोच से रनवे को जोड़ देता है और बाकी के भी 2 पॉइंट्स को जोड़ सकता है, वही तो है टैक्सीवे, लाइक दैट। और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो ट्राई टू टेल इन योर ओन लैंग्वेज, बट कीवर्ड्स मस्ट बी सेम। कीवर्ड्स क्या है? एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ओन पावर, ओके, which connects the runway to apron, okay, and two different points of airport. Done? हो गया डेफिनेशन। बाकी आप अगर इतना सारा रट के जाओगे पक्का कुछ ना कुछ भूलोगे। तो इंग्लिश अपने मन से बना के बोलो, कीवर्ड्स को समझते रहना है बस। रनवे का डेफिनेशन पूछ दिया, अपने मन से बोलो। The runway can be any area where aircraft landing or takeoff is being performed. Done? It's good. जहां पे एयरक्राफ्ट का लैंडिंग या टेक ऑफ होता है, इट्स रनवे। वेल एंड गुड। Or you can say, sir, the runway is a defined path of airport where aircraft is performing takeoff and landing run. It's good. Okay. Try to explain it in your own way. The runway is an area where aircraft takeoff and landing is being performed. Done. That's enough. तो मीनिंग समझना, इंग्लिश आप अपने मन से बना के बोलना, दैट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज एट योर ओन, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा कोशिश करके रटना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज अप टू यू हाउ यू आर मैनेजिंग योर प्रिपरेशन, बट फ्रॉम माय साइड आई विल सजेस्ट अच्छे से डेफिनेशन को समझ लो, क्योंकि ये चीजें बार बार आप पढ़ने नहीं वाले हो और आपसे ओपनली कोई पूछेगा भी नहीं, बार बार कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी डिफिनेशन क्या है ना, कि अगर आ जाते हैं एग्जाम में और आप इन चीजों का आंसर नहीं कर पाते हो तो एग्जामिनर भी डिसअपॉइंट होता है कि इतना सारा तामझाम का आंसर कर दिया, टैक्सी वे नहीं बता पा रहा है। तो उसके मन में भी थोड़ा सा एक रिमार्क रहेगा, फिर वो आपको थोड़ा सा लोअर एंड पे देखेगा कि इसने पूरा एयरक्राफ्ट उड़ा दिया पायलट की तरह, कहीं पे मेडे कॉल दे रहा है, कहीं पे पैन पैन कॉल दे रहा है, कहीं पे इमरजेंसी हो गई, सारा आंसर इसको आता है, इसको टैक्सीवे का डेफिनेशन ही नहीं आता है, पक्का रट के आया है, ठीक है। तो टू अवॉइड दैट कंस्पिरेंसी, आपको समझदारी से एग्जाम में हैंडल करना है आंसर्स को, ठीक है। समझो, अपने तरीके से आंसर करो, डन। अदरवाइज इफ यू आर गुड एट रटिफिकेशन, रट के जाओ, कोई बात नहीं, आई ऑलवेज सजेस्ट पूरा रट के जाओ, लाइन बाय लाइन बोल दो, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग रनवे इन इट्स एरिया को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें जिनको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कल एयरपोर्ट्स को ही और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, एंड परसों से हमने अभी तक जितना पढ़ा एक फॉर्मल रिकैप देते हुए हम लोग फुल फ्लेज स्पीड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम 10th of July द क्लास विल बी स्टार्टेड एट इट्स ओन स्पीड, कंसीडरिंग जहां तक हमने पढ़ा उसके आगे से, ठीक है, एक माइनर सा रिकैप करते हुए, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो सिमिलर 9 o'clock एंड ज्वाइनिंग लिंक विल बी सेम, ठीक है। तो आप, मैं ग्रुप पे पिन भी कर दूंगा दोनों ज्वाइनिंग लिंक को, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लिया करना। एंड यस, एडमिशन चैनल इज ओपन, आप लोग फीस पेमेंट करके स्टडी मटेरियल वगैरह ले सकते हो, डन। So that's all for today. See you tomorrow 9 o'clock. Done. That's good night for today. Bye bye. Have a good night to all.